जय हिंद साथियों, द सील डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज फूड फॉर थॉट का सेकेंड डे है और इन पर हम लोग आज बात करेंगे। हालांकि आप में से किसी का प्रतिक्रिया आया नहीं था, लेकिन जब भी आप वीडियो देखेंगे तो यह विश्वास रखिए कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को प्यार दीजिए अपना। चलिए समझते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहला है CBAM। तो ये CBAM है क्या, है ना। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। CBAM मतलब होता है कार्बन, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। ये क्या होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो या फिर इसको कार्बन टैक्स ये भी बोल सकते हैं। ये CABM जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। देखिए CABM जो है ना, ये EU मतलब यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये लाया गया एक तरह का टैक्स मैकेनिज़्म है। और ये क्या करता है, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स, देखिए लिखा हुआ है यहीं पर, यहाँ पर आप इसको समझिए। कार्बन बॉर्डर टैक्स मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में बहुत सारा कंट्री है और ये आप समझ लो यहाँ पर ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और हमारे इस भारत में बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। ये गुड्स क्या होगा, जब ये यूरोपियन यूनियन के मार्केट में जाएगा तो यूरोपियन यूनियन जो है इस गुड्स के ऊपर क्या करेगा, इस गुड्स के ऊपर एक टैक्स को इम्पोज करेगा और इसी टैक्स को हम लोग बोलते हैं कार्बन टैक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बन टैक्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिएगा कि ये कार्बन टैक्स किस तरह के गुड्स के ऊपर लगाएगा। क्या सारे गुड्स पे लगाएगा, नहीं। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जैसे भारत में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उनमें जैसे कि जिसमें कार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक हो रहा है, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में सबसे अधिक जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उन्हीं गुड्स के ऊपर ये क्या करेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए कि यहाँ पर कितना, मतलब एक तरह से आपका मान लीजिए स्टील है, स्टील को प्रोड्यूस करने में कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हुआ, तो इस कार्बन का जो मूल्य होगा, इन मूल्य को एडजस्ट करने के लिए ये कंट्री क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अब ये कंट्री अगर इसके ऊपर टैक्स लगाएगा तो इस गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इनके मार्केट में भारत का जो ये गुड्स होगा वो क्या होगा, महंगा बिकेगा। तो दूसरे देश का जो भी गुड्स होगा उनके तुलना में भारत का गुड्स का महंगा होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है, यही है कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब समझते हैं कि ये किस किस तरह के जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर लगेगा, किस तरह के गुड्स के ऊपर लगेगा, उनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए गुड्स जो हमारा यहाँ पर है इसमें आपको कुछ ध्यान में रखना है। जैसे लोहा और इस्पात हो गया, लोहा प्लस इस्पात हो गया। फिर आपका सीमेंट उद्योग हो जाएगा, सीमेंट बनाने में भी कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। उर्वरक हो गया, और आपका इसमें आ जाएगा जैसे एल्युमिनियम, विद्युत का उत्पादन है ना, विद्युत उत्पादन, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर आप बोल सकते हो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इन सबको जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इन सब गुड्स को, तो कार्बन का अमाउंट क्या होता है, कार्बन जब बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो इन्हीं कार्बन को एडजस्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, इस गुड्स को जब हम इसके मार्केट में सेल करेंगे तो इनके ऊपर एक टैक्स लगाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन टैक्स के नाम से जानते हैं या CBAM के नाम से जानते हैं। अब इसके ऊपर होगा क्या अगर ये उस तरह से करते हैं, तो हालांकि आप ये समझिए टैक्स अगर CBAM लगाएगा तो उससे होगा क्या कि इनके मार्केट को, यूरोपियन यूनियन के मार्केट को फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स तो वहीं पर वसूला जाएगा। अब भारतीय सामान का, गुड्स का प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो भारत के लिए एक चुनौती उत्पन्न करेगा। तो हमारे पास इसके लिए क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इसके अलावा भी अन्य चुनौती उत्पन्न होगा हमारे सामने। वो कौन सा चुनौती होगा, एक आपने वर्ड सुना होगा, मैं उस वर्ड से आपको थोड़ा सा परिचित कराऊं, डोमिनो
डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, आपने देखा होगा बचपन में ये सब क्या भी होगा, मान लीजिए एक यहाँ पर कुछ रख दिए, फिर इसी तरह से ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से रख, अगर इसको हम इसके ऊपर गिरा तो ये इसको गिरा देगा, ये इसको गिरा देगा, ये इसको गिरा देगा, ये इसको, तो इस इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, मान लीजिए आज यूरोपियन यूनियन अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना शुरू कर देगा, तो इसके बाद क्या होगा कि इस तरह से अन्य देश भी क्या करेगा, अन्य देश भी इस तरह के मैकेनिज़्म को लाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यूएस ला सकता है, उसके बाद आप कर सकते हो जैसे जापान ला सकता है ना। तो ये सब कंट्री क्या करेगा, इस तरह के रूल्स ला सकते हैं। अगर इस तरह से रूल्स लाएगा तो भारत जैसे देश, जैसे भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना हो गया, तो इनके लिए क्या होगा, चुनौती उत्पन्न करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो क्या अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है। एक तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हमें जैसे कुछ प्रोग्राम चला सकते हैं, और वो प्रोग्राम जैसे भारत सरकार ने यूनियन बजट 2023 में लॉन्च भी किया था, इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, है ना। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ला सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, और हमारे पास क्या ऑप्शन है इस चीज़ से बचने के लिए, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को साइन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला CBM के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, CBM क्या है और किस तरह के गुड्स के ऊपर लगेगा, भारत के सामने क्या चुनौती है, किस तरह का इफेक्ट इसके कारण उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अब यहाँ पर समझिएगा, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इसको क्या, देखिए क्वांटम, सबसे पहले तो क्वांटम मिशन समझने से पहले आप ये समझिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। साइंस टैग से आप इसको जोड़ करके समझ सकते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं, आप एक तरह से इसको बोल सकते हो कि सब फिजिक्स में एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि अर्थात आप बोल सकते हो इसको कि क्वांटम मशीन्स, है ना। यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी इज़ द क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मशीन्स। यानी कि क्वांटम मशीन को यूज करने के लिए जिस हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आज का कोई भी आज जैसे हम लोग स्मार्ट मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, उन सब में क्या होता है कि क्वांटम से संबंधित क्वांटम का जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगा रहता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सारी चीज़ों का बनता है। आपको ये ध्यान में रखना, जिसको हम लोग अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हीं का बनता है। और आज के समय में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम क्वांटम, तो भारत सरकार ने क्या किया था कि एक मिशन लॉन्च किया था, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अब इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अगर लॉन्च किया है, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ क्या होगा। देखिए अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाता है तो हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है, या फिर उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे सुधार हो सकता है, बहुत सारे क्षेत्र में हम इसके सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। जैसे कि आपका सुरक्षा को लेकर के हो गया, उसके बाद नेविगेशन को लेकर के हो गया, आपका जैसे हेल्थ सेक्टर को लेकर के हो गया, तो इन सब में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये एक नवाचारी सिस्टम है, यहाँ पर हमें सरकार को R&D करना चाहिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, जो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्वांटम मिशन, इसलिए सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को लॉन्च किया है। तो ये हो गया। देखिए उसके बाद जो है आपका एक और टॉपिक वो है, इसमें कुछ नहीं, ये प्री फैक्ट के लिए है बस, जल्लीकट्टू जो आपको दिया गया है। देखिए ये जो जल्लीकट्टू है ना, जल्लीकट्टू एक प्रकार का आपका मतलब खेल होता है, ठीक है। और ये जो खेल है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले रीजन में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैल होते हैं, बैल के जैसे मान लीजिए, मैं हालांकि मेरे से फिगर तो नहीं बनेगा, बस मैं प्रयास करता हूँ बनाने के लिए। कुछ इस तरह से मान लीजिए ये जानवर है,
तो इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है ऊंचा टाइप का, तो आदमी क्या करता है, उसको पकड़ के इसको काबू करने का प्रयास करता है। तो ये इसी खेल को हम लोग बोलते हैं जल्लीकट्टू, जो कि ये कानूनी रूप से बात मान्य भी है, और ये आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसको खेला जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 29A है, 29 का 1, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक अधिकार भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। इसका मतलब ये जो जल्लीकट्टू है ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक धरोहर है, जिसको कंजर्व करना के लिए ये सब वहाँ पर खेला जाता है। चलिए मैं आपको एक इसके लिए एक प्रश्न से रूबरू कराता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको किस तरह से हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए ये प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या बात है जो भारतीय समाज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अद्वितीय बना देती है। मतलब आखिर ऐसा क्या बात है, आखिर ऐसा क्या बात है जो भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। तो आप इस चीज़ को देखिए, और आपको जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आप इसको देखिए कि जो यहाँ पर ये जो जल्लीकट्टू सांस्कृतिक विरासत है ना, ये क्या, इनको जो संरक्षण करने के लिए अधिकार मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि इसको मान्यता दे रखा हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को आप उस प्रश्न में यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद, हालांकि मैं यूपीएससी का जितना पीवाईक्यू अभी तक पूछा गया है, मेरा आने वाले समय में प्लान है कि सारे एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल्स मैं उसको एनालिसिस करूं। मैं प्री के लिए भी एमसीक्यू वगैरह करूंगा, बट अभी थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो जल्लीकट्टू के बारे में आपको ये याद रखना है, जल्लीकट्टू के बारे में। और जल्लीकट्टू वही बैल को रोकने का प्रयास किया जाता है इसमें, और इससे, और मैं अगर इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में जोड़ूं तो इससे क्या होता है ना कि अब ये खेल है तो बैल का डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर लोकल लेवल पे इसका रोज़गार भी क्या होता है, रोज़गार को भी एक तरह से ये जनरेट करता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी इससे जोड़ सकते हैं। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं आपका आरबीआई का जो ये क्लीन नोट पॉलिसी है, आप इसको समझना थोड़ा सा। देखिए क्लीन नोट पॉलिसी जो है आरबीआई का, ये 1999 में आरबीआई के गवर्नर थे जिसका नाम था बिमल जलान। ठीक है, उन्हीं ने इसको मतलब पेश किया था। और इस नीति के अंतर्गत, ये जो क्लीन नोट पॉलिसी है, इस नीति के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है कि स्वच्छ नोट नीति, इसका मतलब हुआ कि आरबीआई स्वच्छ नोट नीति का उद्देश्य यही होता है कि जो नागरिक है हमारा, नागरिक को मतलब एक तरह से स्वच्छ यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला नोट्स को, अच्छी गुणवत्ता वाले मतलब नोट्स को नागरिकों को उपलब्ध कराना और सिक्के को उपलब्ध कराना, ये है आपका क्लीन नोट पॉलिसी का उद्देश्य। ठीक है, तो और इसमें क्या आप बता सकते हो कि इसका और उद्देश्य क्या है कि जो नोट मार्केट में चल रहे हैं तो संचलन से क्षतिग्रस्त या फिर नकली या गंदे नोट को हटाकर जो भारतीय मुद्रा है उनके महत्व को बनाए रखना, इसका भी देखरेख करने का जो है अधिकार है आरबीआई के पास, वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत वो करते हैं। फिर जो है नियमित रूप से जो आरबीआई है वो मुद्रा नोट का जो गुणवत्ता है उनका निगरानी भी करता है और उनके मानक भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। फिर इसके अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक या फिर जो वित्तीय संस्थान है उनके संचालन में अनुपयुक्त या फिर जो क्षतिग्रस्त नोट को वापस लेने का और उनके स्थान पर उस नोट्स को बदलने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक एक्ट के बारे में बता दूं, आरबीआई एक्ट 1934
1934 का एक सेक्शन है, सेक्शन 27, ठीक है। उस सेक्शन 27 में कहा गया है कि मैं भी ऐसे उसमें बोला गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसर में जहाँ बैंक नोट रखे या संभाले जाते हैं, किसी भी बैंक नोट को विरूपित या नष्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चलिए, अब जब बैंक नोट पॉलिसी ये आपको समझ में आ गया, तो इससे संबंधित कुछ और तथ्य थोड़ा सा जान लेते हैं। बैंक नोट से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि अभी तक भारत में 3 बार विमुद्रीकरण, क्या विमुद्रीकरण हो चुका है। मतलब डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ था, तो मैं आपको वो ईयर बताता हूँ। एक बार 1946 में हुआ था, जिसमें कि 500 के नोट को विमुद्रीकरण किया गया था या डिमोनेटाइजेशन किया था। फिर 1978 में 1000, 500 और 10,000 के नोट्स को, और आपको पता है 2016 का 500 और 1000 के नोट्स को क्या किया गया था, वापस लिया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बट मैं अगर थोड़ा सा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक पॉइंट बताऊं, तो आज जो आप डिजिटल भुगतान को इतना तीव्रता से देख रहे हैं, तो उनमें से एक कारण आप ये भी बता सकते हो कि ये डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण। जब विमुद्रीकरण हुआ था तो उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद एक व्यवहार में आ गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिसने ऑनलाइन डिजिटल अर्थव्यवस्था, नोटबंदी ने मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर हमें धकेला, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा और तो इसमें है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आरबीआई का धारा 26 भी है, उसमें भी अलग अलग तरह की सूचनाएं दिया गया है। तो जब मेंस वाला इसी पे मेंस का बात करेंगे तो फिर मैं उसमें बता दूंगा। अभी इसमें इतना ही समझते हैं, और ये कुछ फैक्ट दिए जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, एक सेकंड किधर चला गया। चलिए, नेक्स्ट जो है आपका एक और टॉपिक बचा हुआ है अभी, नहीं अब, अरे क्लीन नोट, हाँ एक और टॉपिक बचा हुआ है कि यहाँ पर टॉपिक है विज्ञान में भारत की महिलाएं और उनका संघर्ष। तो विज्ञान में भारत की महिलाएं और उसका संघर्ष, तो इसको कैसे आप देखते हैं, है ना, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार ऐसे पूछा हुआ था यूपीएससी 2020 में कि पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरक्षण है। तो अभी जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप उसमें फिर और बहुत सारा महिला पे जितना भी पूछा गया है कि भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर इसके बारे में आप जब यहाँ पर पढ़ोगे, इसके बारे में भी जब हम बताएंगे, तो आप ये सब पॉइंट को वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो और इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा। तो मतलब एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो R&D में जो महिलाएं हैं, अब अगर मैं तुलना करूं 2000 से 2001 में महिला की भागीदारी 13% थी। वहीं पर अगर मैं 2018-19 की बात करूं तो अभी बढ़ करके उनकी भागीदारी 28% हो गई R&D में। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाएं का जो धीरे धीरे रेशियो है R&D में, वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि उच्च शिक्षा जगत में महिलाओं और विज्ञान के बीच में एक जटिल संबंध है ना। अगर हम क्या करते हैं, महिला को अभी से संस्थागत उदासीनता का सामना कर रही है अभी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे R&D में तो इनकी भागीदारी बढ़ाना ही पड़ेगा, और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जो है हमें इनको आगे लाना पड़ेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के साथ क्या है कि वो किस चीज़ का संघर्ष करते हैं। R&D में ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पहले आप समझिएगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो सीवी रमन था, सीवी रमन ने भी शुरू में भारत की पहली महिला जो कमला सोहोनी थी, उनके साथ काम करने पे या शोध करने को खारिज कर दिया था।
उन्होंने रीजन दिया था लिंग, कि वो महिला है और पुरुष, ठीक है। तो इस वजह से कि महिलाओं का अब उनका संघर्ष क्या है, तो यही संघर्ष है कि जब उनके साथ काम करता है तो संस्था में उनकी उदासीनता देखी जाती है, उनका यौन उत्पीड़न होता है। दूसरी बात क्या है कि महिलाओं का घर में भी और कार्यस्थल पे भी काम करना पड़ता है, तो इससे उसके ऊपर दोहरा बोझ बढ़ता है और संस्था में उनका प्रतिनिधित्व भी कम होता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हमें एसडीजी को प्राप्त करना है, अगर एसडीजी को सुनिश्चित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आरएनडी या फिर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिकाओं को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है विज्ञान में भारत की महिलाएं और उनका संघर्ष, मतलब विज्ञान में महिलाएं आज भी जिस पार्टिसिपेशन में होना चाहिए था उस पार्टिसिपेशन में है नहीं, तो नहीं है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में ये है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि और कारण क्या है कि महिलाओं के विज्ञान के क्षेत्र में इतनी भागीदारी नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए कि गर्ल्स या फिर वुमेन एजुकेशन को स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सीट उच्च शिक्षा को बेहतर करना चाहिए, उनमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। सरकार इसके लिए अलग अलग स्कीम ला सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए जय हिंद। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आगे कल मैं फिर से दूंगा और फिर से उसका एनालिसिस करूंगा।